जय हिंद। आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ साइंस के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो विद्यार्थी यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और बैंकिंग, रेलवे, एसएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो पढ़ते हैं। देखें, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, तो क्वेश्चन देखते हैं। तो निर्देश में देखें, यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। तो सबसे पहले ये साइंस का देखें, इसका क्वेश्चन है कि कक्षा 8 की एक शिक्षिका ने अपनी इस कक्षा में दिए गए क्रियाकलाप का निर्देशन किया। शिक्षिका ने एक चम्मच में थोड़ा सा सल्फर लेकर उसे जलाया। उन्होंने फिर उस चम्मच को ढक्कन वाले गिलास के भीतर रखा और यह सुनिश्चित किया कि बनने वाली गैस गिलास से बाहर ना जाए। कुछ मिनट पश्चात उन्होंने गिलास में पानी डाला। तो देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके स्क्रीन पर है। क्या होता है यदि इस गिलास में नीले और लाल लिटमस पत्र डाले जाते हैं? देखिए, जब नीला लिटमस पेपर अगर इस गिलास में डाला जाएगा तो क्या होगा, नीले से अगर लाल हो जाता है तो क्या होगा, एसिड की मात्रा, वहाँ पर एसिड का पता लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है, दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है, नीला लिटमस पत्र नीला ही रहता है। तो यहाँ चार विकल्प आपके सामने हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है क्योंकि सल्फर जो होती है वो एसिडिक को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पर देखें ये क्या हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया गया है। SO2 + H2 इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख रहा है H2SO3। जल की अधिकता में सल्फ्यूरिक अम्ल बनेगा। जब यहाँ पर H2O पानी है, पानी की मात्रा होगी तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। यह अम्लीय प्रकृति होती है। नीला लिटमस पत्र लाल हो जाएगा। ठीक है, अम्ल को ये लिटमस पेपर से आप पता कर सकते हैं कि बेस है या एसिड है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखें, यहाँ पर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। ऊपर दिए गए क्रियाकलाप में जल में सल्फर डाइऑक्साइड के घुलने पर कौन सा पदार्थ बनता है? पहला ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फर हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले उसी जो निष्कर्ष यहाँ पर निकाले गए हैं तो उसी का ये है कि जल में सल्फर डाइऑक्साइड के घुलने पर, सल्फर डाइऑक्साइड घुलेगा तो सल्फ्यूरिक एसिड वहाँ पर बनता है। इस तरीके से यहाँ क्या हो जाएगा, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखें, यहाँ पर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। उपरयुक्त क्रियाकलाप द्वारा किन प्रक्रिया एवं कुशलताओं को प्रोत्साहित किया जा सकता है? पहला है प्रेक्षण मापन, प्रेक्षण और चरों पर नियंत्रण, प्रेक्षण निष्कर्ष निकालना और मापन, प्रेक्षण वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालना। तो देखिए, जब भी कोई एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं क्रियाकलाप तो उसमें ऑब्जर्वेशन भी होता है, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण भी होता है, निष्कर्ष भी निकाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हैं, बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो देखिए, यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। इसका आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। तो देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तो सबसे पहले यहाँ एक विज्ञान शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के एक समतल सतह पर तेल और चीनी के घोल दोनों की दो दो बूंदें रखने को कहती है। उसके बाद वह उन्हें सतह को टेढ़ा करने पर उन बूंदों के नीचे पहुंचने के क्रम का परीक्षण करने को कहती है। इस क्रियाकलाप में शिक्षिका द्रव के किस गुण को विद्यार्थियों के संज्ञान में लाना चाहती है? परिमाण, बिंदु, श्यानता को विस्कोसिटी बोलते हैं क्योंकि जो डायनामिक्स में इस तरीके जो द्रवों की जो डायनामिक्स है यानी लिक्विड है, उसमें क्या होता है, जो भी लिक्विड होते हैं जैसे पानी है या कोई ऑयल है तो इसमें क्या है, श्यानता होती है, विस्कोसिटी होती है, विलेयता। तो यहाँ पर श्यानता के गुण को वो संज्ञान में लाना चाहती है। तो यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका देखें, एक्सप्लेनेशन यहाँ पर गिवन है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। आपको पता चला कि आपकी कक्षा से 6th के बहुत से विद्यार्थियों का विश्वास है कि पौधे की वृद्धि के लिए कच्चा माल केवल मृदा से ही प्राप्त होता है। इस विचार के खंडन में निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सबसे अधिक उपयुक्त होगी? पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया के बारे में विद्यार्थियों को मनोरंजन
मनोरंजक पठन सामग्री उपलब्ध कराना, विद्यार्थियों को प्रकाश संश्लेषण के बारे में एक सुनिर्मित पावर पॉइंट प्रस्तुति दिखाना। और सी है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तथा संबद्ध रासायनिक प्रतिक्रियाओं को विस्तार पूर्वक समझाना। डी है विद्यार्थियों को पानी में लगा मनी प्लांट देना और उसकी वृद्धि का प्रेक्षण का निष्कर्ष निकालने के लिए कहना। तो यहाँ पर देखिए निष्कर्ष ज़्यादा निकाले जाते हैं जब ऐसा कोई ऑब्जर्वेशन चलता है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका देखें यहाँ पर एक्सप्लेनेशन गिवन है, ठीक है। तो ये आप इसको स्टडी कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इस वजह से आप इसको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, विज्ञान पाठ्यक्रम की प्रक्रियात्मक वैधता के मानदंड की अपेक्षा है कि, ठीक है। तो इस तरह के विज्ञान के जो पाठ्यक्रम है तो उसकी जो प्रक्रियात्मक वैधता है, तो प्रक्रियात्मक जो वैधता है उसका अपेक्षा क्या है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब विद्यार्थियों को ऐसी प्रक्रियाओं में व्यस्त रखा जाना चाहिए जो वैज्ञानिक सोच को पैदा करने की दिशा में ले जाती है। तो हर कोई बच्चा जो है ऐसी सोच पैदा करना चाह रहा है ताकि उसको साइंस और अदर फील्ड में वो अच्छा से काम कर सके। विज्ञान को, और बी ऑप्शन है, विज्ञान को एक ऐसे विशेष विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए जिसकी अनूठी विशेषताएं हों। सी है विज्ञान को व्यवस्थाओं से मुक्त सामाजिक सरोकारों से अप्रभावी विषय के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो शिक्षार्थियों को विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रियाओं से सुपरिचित कराना चाहिए, ठीक है। जो भी है इस तरीके कराया जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे पहला वाला ऑप्शन है कि वैज्ञानिक सोच को पैदा करना, ठीक है। तो विज्ञान की यही एक खासियत होती है कि बच्चों में जो साइंस है, साइंस जैसी सोच को पैदा करना। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, विज्ञान में व्यवहारिक प्रयोगात्मक गतिविधियां संचालित करने का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा नहीं है, इसको थोड़ा सा पढ़ना है। वे हस्त कौशल युक्त कौशलों के विकास में सहायक हों, वे उच्च अंक या ग्रेड पाने में सहायक हों। तो यही उच्च अंक, देखिए साइंस में जो प्रयोग वगैरह किए जाते हैं, जो प्रैक्टिकल्स गतिविधियां होती हैं, उसमें ये जरूरी नहीं है कि उसको ग्रेड मिल जाए, ठीक है, उच्च अंक मिले, लेकिन उसको नॉलेज बढ़नी चाहिए। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, वे उच्च अंक या ग्रेड पाने में सहायक हों, ठीक है। तो ये सही नहीं है, इस वजह से ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसका एक्सप्लेनेशन है, आप पढ़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन अब की बार यहाँ पर स्टेटमेंट गिवन है। देखिए, एल्युमिनियम की एक समतल पट्टी पर मोम के कुछ छोटे टुकड़े लगभग समान दूरी पर जमाए गए। पट्टी के एक सिरे को एक स्टैंड के साथ क्लैंप किया गया और फिर दूसरे सिरे को गर्म किया जाता है, ठीक है। तो ये देखें थर्मल से रिलेटेड है। थर्मल जो कंडक्टिविटी होती है, जो कंडक्टर होते हैं, ठीक है, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन। नीचे दिए गए कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। लौ से बढ़ती दूरी के क्रम में मोम के टुकड़े एक के बाद एक गिरने लगते हैं। एल्युमिनियम की पट्टी उष्णता को लौ के निकट सिरे से दूसरे सिरे को स्थानांतरित कर देती है। तो उपयुक्त दोनों कथनों में से ए और बी दोनों ही प्रेक्षण हैं, ए और बी दोनों ही निष्कर्ष हैं। ए प्रेक्षण है और बी निष्कर्ष है, ठीक है। तो ये क्या है, इस वजह से इसको थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि ए प्रेक्षण है हम जब ऑब्जर्वेशन करते हैं, और बी क्या है, निष्कर्ष निकल के आता है, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी प्रेक्षण और ए निष्कर्ष है, नहीं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर देखें एक्सप्लेनेशन गिवन है, ठीक है। ए प्रेक्षण और बी निष्कर्ष है, क्योंकि जब किसी धातु की छड़ को गर्म किया जाता तो जो मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे को ऊष्मा स्थानांतरित करते हैं। तो ये थर्मल जो कंडक्टिविटी है उसी के से रिलेटेड है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, ऊर्जा को ट्रांसफ़र करता है, हीट को ट्रांसफ़र करता है। तो ऐसे ही मोम जो है गर्म होकर पिघल जाती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखें क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपके स्क्रीन पर है। एक शिक्षक कक्षा 7 के विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। एक फ्रिज से बर्फ के 2 समान घनाभ लिए जाते हैं, यानी क्यूबॉइड लिए जाते हैं, जिसमें
उनमें से एक को चूर्णित किया जाता है और दूसरे को ऐसा ही छोड़ दिया जाता है। यह देखा गया कि चूर्णित बर्फ जल्दी पिघल जाती है, इसका क्या कारण हो सकता है? इस प्रश्न पर इस प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा मिलता है। चरों पर नियंत्रण, प्रयोगात्मकता, प्रेक्षण, परिकल्पना। तो इसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनसे ये क्वेश्चन बन गया होगा। तो यहाँ पर देखें, एक परिकल्पना है को बढ़ावा दिया जाता है, तो यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कक्षा 7th का एक शिक्षक कक्षा में निम्नलिखित क्रियाकलाप का प्रदर्शन करता है। एक पत्ती को परख नली में लिया जाता है और उसके ऊपर स्प्रिट उड़ेला जाता है। इसके बाद परख नली को पानी से आधे भरे बीकर में रखा जाता है और उसे तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि पत्ती का रंग ना उड़ जाए। उसके बाद पत्ती को बाहर निकाला जाता है और आयोडीन की कुछ बूंदें उस पर डाली जाती हैं। पत्ती का रंग नीला काला हो जाता है। इस क्रियाकलाप के बाद शिक्षक अधिगम के विभिन्न सूचकों के आंकलन के लिए कुछ प्रश्न देता है। तो देखिए यहाँ पर इसी से रिलेटेड है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्लेषण का आंकलन करेगा? ठीक है, यानी विश्लेषण कौन करें? क्या क्लोरोफिल को हटाए बिना यह प्रयोग किया जा सकता है? पत्ती को हानि ना पहुँचे इसके लिए क्या सावधानी बरती गई? परख नली में स्प्रिट उड़ेलते समय क्या सावधानी बरती गई? जब पत्ती पर घोल उड़ेला गया तो रंग क्या हुआ? तो ये देखें 4 विकल्प हैं आपके सामने हैं, तो ज़्यादा से आप क्वेश्चन बन गया होगा आप लोगों से ये कि क्या इसका राइट आंसर है। तो देखिए यहाँ पर ये जो जब पत्ती पर घोल उड़ेला गया तो रंग का क्या हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं बात करूँ कि ये इसका जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए क्यों डी ऑप्शन सही है, इसमें दिया गया है इस परीक्षण में यदि हम पत्ती को क्लोरोफिल सहित इस्तेमाल करें तो यह परीक्षण पूर्ण नहीं हो पाएगा। अब यह विश्लेषण किया गया कि पत्ती को क्लोरोफिल विहीन किया जाए, तभी पत्ती में उपस्थित भोजन आयोडीन के उड़ेलते ही नीला काला हो जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल को हटाने के लिए ये है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखें क्वेश्चन यहाँ स्क्रीन पर है और दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप चाहते हैं कि कक्षा 6 के विद्यार्थी नमक और रेत के मिश्रण को अलग करने के लिए नमक की पानी में विलेयता के गुण को पहचान सकें। प्रति प्रश्न उन्मुख शिक्षण के समर्थन होने के नाते आप क्या कहेंगे? ठीक है, तो पहला है रेत और नमक के मिश्रण को लेंगे, उसका पृथक किया जाना दिखाएंगे, उसके बाद विद्यार्थियों में स्वयं पुनरावृत्ति के लिए कहेंगे। विद्यार्थियों को रेत और नमक का मिश्रण उपलब्ध कराएंगे, उन्हें पृथक करने की विविध विधियों पर सोचने के लिए कहेंगे, उन्हें अपने विचार आजमाने में सहायता करेंगे। पहले प्रश्न मिश्रण को पृथक करने की विभिन्न विधियों को समझाएंगे, उसके बाद रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करना समझाएंगे। फिर डी ऑप्शन है, पहले विद्यार्थियों को उन विभिन्न विधियों के बारे में परिकल्पना करने को कहेंगे जिनसे रेत और नमक को अलग किया जा सके, तब विस्तृत स्पष्टीकरण के बाद उन्हें सही उत्तर तक ले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ऐसे ही विश्लेषण करने वाले क्वेश्चन आते हैं, तो ये हमेशा आपको ध्यान देना है। तो डी वाला जो ऑप्शन है, देखिए सबसे पहले विद्यार्थियों को उन विविध विधियों के बारे में परिकल्पना करने को कहेंगे। बिल्कुल सही है कि भाई कैसे उसके विधियों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, इसके बाद उसका स्पष्टीकरण देंगे, उसके बाद उसको उत्तर तक ले जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विज्ञान और तकनीकी के संबंध में वर्णन करता है? विज्ञान और तकनीकी स्वतंत्र रूप से परस्पर अलग अलग बढ़ते हैं। विज्ञान एक व्यापक प्रयास है जबकि तकनीकी उद्देश्य मुख्य और प्रायः स्थान विनिर्दिष्ट होती है। विज्ञान की तुलना में तकनीकी अधिक सृजनात्मक प्रक्रिया है। विज्ञान एक प्राचीन उद्यम है परंतु तकनीकी उसकी अपेक्षा नवीन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें क्वेश्चन आप लोगों से बन गया होगा ये 42 वाला। तो यहाँ पर सबसे पहले जो बी ऑप्शन है, विज्ञान एक व्यापक प्रयास है जबकि तकनीकी उद्देश्य उन्मुखों और प्रायः स्थान विनिर्दिष्ट है। तो इस तरीके से जो, क्योंकि बहुत ही ये जनरलाइजेशन विज्ञान है, जनरल फॉर्म में ज़्यादा इसका रिप्रेजेंटेशन हुआ है, तो इस वजह से इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखें आपके इसका एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा एकल पुष्प नहीं है वरन पुष्पों का एक गुच्छा है?
जैसे सूर्यमुखी, धतूरा, गुलाब, चाइना रोज, जिस चाइना रोज को बोलते हैं गुड़ैल। ठीक है, ये हमेशा याद रखनी है, चाइना रोज क्या है, गुड़ैल है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन गया है। तो यानी कह रहा है कि एकल पुष्प नहीं है। ठीक है, तो एकल पुष्प नहीं है, इसका मतलब क्या है कि उसमें और भी गुण हैं। एक यानी एकल पुष्प नहीं है, एक कोई ऐसा है जो कि एकल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अगर बात करें, जो सूर्य, जैसे गुलाब है, गुलाब में एक ही प्रॉपर्टी है, धतूरा है, चाइना रोज है, लेकिन जो सूर्यमुखी है ये क्या है, एकल नहीं है। ठीक है, एकल पुष्प नहीं है। तो देखें इसका एक्सप्लेन है, गुलाब का विन्यास एकल होता है, धतूरा पुष्प विन्यास एकल, चाइना रोज भी एकल। ठीक है, जबकि सूरजमुखी विन्यास एकल नहीं होता है, पुष्पों का एक गुच्छा होता है। ठीक है, बहुत सारे इसमें आप देखो बीज इसमें भरे होते हैं और कई एक पुष्प बने होते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोई साइकिल किसी सीधी सड़क पर नियत चाल से चल रही है। साइकिल के पहिए दर्शाते हैं। साइकिल की जो पहिए हैं, वृत्तीय इस और आवर्ती गति, वृत्तीय स्थानांतरित और आवर्ती, वृत्तीय और स्थानांतरित गति। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि वृत्तीय पथ पे पहिया चलता है, स्थानांतरित और स्थान भी बदलता है, क्योंकि साइकिल सीधी सड़क पर चल रही है। ठीक है, यानी कांस्टेंट एक स्पीड से चल रही है। तो सी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखें यहाँ पर दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखें आपके स्क्रीन पर है। मान लीजिए आप एक किसान हैं और उस क्षेत्र में रहते हैं जहाँ की मृदा काली है। यदि आपके क्षेत्र की जलवायु उष्ण और आप अपने खेतों में रेशे प्रदान करने वाले पौधे उगाना चाहते हैं, तो आप निम्नलिखित में से किसे प्राथमिकता देंगे। कपास, यान और जट, जो पटसन, जो जूट होती है वो पटसन है। ठीक है, जो नारियल है। तो यहाँ पर सबसे पहले काली अगर मृदा वाली मिट्टी है तो उसमें क्या है, आप ज़्यादा से ज़्यादा आप कपास उगाएंगे। ठीक है, तो कपास के लिए मिट्टी उपयुक्त होती है काली मिट्टी। तो यहाँ पर देखें एक्सप्लेनेशन, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, स्वर्ण, देखिए यहाँ पर दिया गया है, वाइट गोल्ड भी कहते हैं, श्वेत स्वर्ण। कपास को क्या बोलते हैं, वाइट गोल्ड भी कहते हैं। इसका एक क्वेश्चन और यहाँ बन गया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। विषम को चुनना है, युग्मक, भ्रूण, अंडा और अंडाणु। ठीक है, तो यहाँ जो युग्मक जो अंडा है वो क्या है, विषम है, क्योंकि अंडाणु शुक्राणु युग्मक कहते हैं, ये दोनों संयुक्त निषेचित होकर भ्रूण एम्ब्रॉय बनाते हैं। तो अंडा यहाँ पर क्या है, विषम है, ये याद रखने की ज़रूरत है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखें यहाँ पर जो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, लाला रस। लाला रस क्या होता है, लार का कार्य, इसको बोलते हैं लार को। ठीक है, मंड स्टार्च को वसा में परिवर्तित करता है, मंड स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित कर देता है, श्वास नली में खाद्य कणों के प्रवेश को रोकना, कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन में परिवर्तित करना। तो इसमें देखें ये क्वेश्चन जूलॉजी से रिलेटेड है, आपसे ये बन गया होगा। ठीक है, तो देखें इसका जो ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर लिख रहा है कि स्टार्च, इसको मंड बोलते हैं, स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करना। ठीक है, लार का मतलब होता है, लार में एक टाइलिन नामक जो एंजाइम्स होता है, जो कि इसको याद रखना है। देखिए लाला रस लाल मंड स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित कर देता है। इसके अतिरिक्त भोजन में चिकनाई लाकर उसे निगलने में मदद करता है। इसमें टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, ये हमेशा याद रखने हैं, लार में टाइलिन नामक एंजाइम्स होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। उच्च वसन की श्वास निकालने वाली, जो श्वास जिसको निकालते हैं, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती है। अंतःश्वसन और उच्छ्वासन, श्वास खींचने और श्वास निकालने दोनों ही प्रकार की वायु में ऑक्सीजन होती है। नहीं, जब हम लेते हैं ऑक्सीजन को अंदर ले जाते हैं तो ऑक्सीजन होती है, निकलती है तब ऑक्सीजन नहीं होती बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अंतःश्वसन की श्वास में खींची गई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती है। उच्छ्वासन की श्वास निकलने वाली वायु में ऑक्सीजन नहीं होती है। तो इसमें देखें आप इसका गैस करके लगा सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अंतःश्वसन और उच्छ्वासन, श्वास खींचने और श्वास निकालने दोनों ही प्रकार की वायु में ऑक्सीजन
होती है। ठीक है, तो क्या है कि पूरी तरीके से उसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती है, उसमें ऑक्सीजन भी मिली रहती है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखें इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर बहुत ही अच्छा दिया गया है। अंतःश्वसन और उच्छ्वसन यानी सांस खींचने और सांस निकालने दोनों ही प्रकार की वायु में ऑक्सीजन होती है, यह कथन सही है। नाइट्रोजन 78.62%, ऑक्सीजन 20.84%, आर्गन 0.96% यानी 96%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% और जल वाष्प 0.5%। तो इस तरीके से अंतःश्वसन यानी लेने के लिए क्या है और निकालने में कितना, ये जो हम निकालते हैं ये दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें एक क्वेश्चन है। ऋतु एक समतल दर्पण के सामने खड़ी है। समतल दर्पण पर आप जानते हैं जैसे चेहरा देखा जाता है। ऋतु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। यदि वह दर्पण की ओर 2 मीटर चले, दर्पण की ओर 2 मीटर चलेगी तो ऋतु उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी। देखिए जितने 2 मीटर चलेगी 2 मीटर और उससे कम हो जाएगा प्रतिबिंब। जितनी दूर पर वो खड़ी होगी उतने ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। तो इस वजह से टोटल 4 मीटर कम हो जाएगी 10 से, तो यहाँ 6 मीटर बच जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखें इसका एक्सप्लेनेशन भी गिवन है। तो यहाँ पर देखें क्वेश्चन है, आपके पास 3 परख नलियाँ हैं, टेस्ट ट्यूब हैं एक्स वाई जेड, जो 3 विभिन्न विलयनों से आधी आधी भरी हुई हैं, जिसमें एक्स सोडियम क्लोराइड विलयन है, वाई में सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जेड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है, उपयुक्त प्रत्येक विलयन में फिनोप्थिलीन जो विलयन होता है कि एक एक बूंद डालने पर आप यह परीक्षण करेंगे कि रंग नलियों में भरे विलयन इस प्रकार दिखाई देते हैं। ये क्या करता है, एक्स रंगहीन, वाई फीका हरा, जेड गुलाबी। एक्स रंगहीन, वाई गुलाबी, जेड रंगहीन। सी है एक्स गुलाबी, वाई गुलाबी, जेड रंगहीन। ठीक है, और यहाँ पर देखें दिया हुआ है डी, एक्स फीका हरा, वाई रंगहीन और जेड क्या है, लाल। तो इस तरीके के जो कह रहा है कि वो प्रेक्षण ये कर रहा है। ठीक है, तो यानी 3 परख नली में क्या है, विलयन भरे हुए हैं। सोडियम क्लोराइड है, पहले में सोडियम क्लोराइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है और फिर एक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो उसमें क्या है, फिनोप्थिलीन विलयन को डाला गया है। जब फिनोप्थिलीन विलयन डाला जाता है तो क्या करता है, एक्स जो विलयन है सोडियम क्लोराइड का वो क्या है, गुलाबी हो जाएगा, वाई गुलाबी हो जाएगा और जेड जो है यानी फिनोप्थिलीन एसिड में डालने पर रंगहीन रहता है। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं होगा, इस वजह से इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर गिवन है एक्सप्लेनेशन। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे मुख में विभिन्न प्रकार के दांतों का आगे से पीछे की ओर क्रम, आगे से पीछे की ओर जो क्रम है ये यहाँ पर ऑप्शन गिवन है। ठीक है, 4 ऑप्शन हैं। इस ऑप्शन में देखिए आगे से दांतों का आगे से पीछे की ओर कृदंतक और रदनक, चवर्णक, अग्रचवर्णक। तो इस तरीके से 4 यहाँ पर देखें ऑप्शन है। इसका सही क्रम क्या है, तो सही क्रम की अगर बात करें तो कृदंतक जो सी वाला ऑप्शन है, कृदंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक, तो ये सी ऑप्शन है इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस तरीके से देखें एक्सप्लेनेशन भी गिवन है। तो क्वेश्चन आपके नेक्स्ट है, ये वृक्षों और वृक्षों से रिलेटेड है। पादपों एवं वृक्षों में पानी ऊपर तक चूषण कर्षण यानी खिंचाव, ठीक है, एक्सटेंशन के कारण पहुंचता है। निम्नलिखित में से किस परिघटना के कारण यह चूषण कर्षण होता है। अवशोषण, प्रकाश संश्लेषण, बाष्पोत्सर्जन, श्वसन। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि जो एब्जॉर्प्शन होता है यानी अवशोषण होता है, उसके जरिए उसमें एक फोर्स क्रिएट हो जाता है जिसके कारण पानी ऊपर चढ़ जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा अदरक का जननांग है। जो अदरक जो होता है वो एक प्रकार का तना है। आलू भी क्या है, तना है। बीज, पत्ती, जड़, तना, तो तना डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखें क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन से विद्युत के चालक हैं। जगह सिरका,
शर्करा का विलयन, लवण का विलयन। देखिए सिरका और लवण दोनों क्या हैं, इसमें बहुत अच्छी तरीके से विद्युत प्रवाहित हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ए सी और डी कह रहा है, बी सी, ए सी डी, ए और सी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए और सी हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सिरका और लवण का विलयन क्या होता है, विद्युत का बहुत अच्छे चालक माने जाते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक्सप्लेनेशन देखें यहाँ पर है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। देखिए यहाँ पर 3 से 4 स्टेटमेंट गिवन है, तो इस पर विचार करना है। पौधे प्रकाश संश्लेषण के बिना भी कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं। पौधे श्वसन के बिना भी कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं। पौधों के जीवित रहने के लिए प्रकाश संश्लेषण दोनों ही आवश्यक हैं। दिन के समय प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों पौधों में वाली समक्षणिक एक ही समय होने वाली प्रक्रियाएं हैं। सही कथन, तो इसमें सही स्टेटमेंट आपको देखना है। पौधे और प्रकाश संश्लेषण के बिना भी कुछ समय तक रह सकते हैं, तो ऐसा है इस तरीके से। श्वसन के बिना भी, तो यानी क्या हो जाएगा इसका, तो नहीं, श्वसन तो डेली ही चाहिए, उसको चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए सी और डी। ठीक है, पौधों ए सी डी, यानी पहला ऑप्शन। पौधे प्रकाश संश्लेषण के बिना भी कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं। बिल्कुल, खाना पौधे बना लेते हैं, फिर उसको यूटिलाइज करते हैं। पौधे के जीवन के लिए प्रकाश, हाँ, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों बहुत आवश्यक हैं। तो डी वाला भी सही है, तो इस वजह से ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। लकड़ी का एक टुकड़ा किसी मेज पर विराम की अवस्था में है। इस टुकड़े पर कार्यरत बलों के विषय में क्या कहा जा सकता है। इस पर केवल गुरुत्वाकर्षण बल ही कार्य कर रहा है। गुरुत्वाकर्षण और घर्षण इस पर कार्य कर रहे हैं। घर्षण, ये खींचा नहीं जा रहा है, तो घर्षण कहाँ से होगा। इस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है। इस पर संतुलित बलों का एक युगल कार्य कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे जो क्वेश्चन हो, जैसे मान लीजिए लकड़ी का टुकड़ा यहाँ पर रखा हुआ है किसी मेज पर, तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कार्य कर रहा है। बाद बाकी आपका कोई भी उस पर फोर्स कार्य नहीं करेगा, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या करता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है हमेशा नीचे की ओर, नीचे डायरेक्शन में कार्य करता है। तो क्वेश्चन नेक्स्ट है, बांस के पौधे की पत्तियों में सिरा विन्यास तथा जड़ किस प्रकार के होते हैं। जालिका रूपी सिरा विन्यास और रेशेदार, जालिका रूपी सिरा विन्यास और मूसला जड़, समानांतर सिरा विन्यास और रेशेदार जकड़, और समानांतर सिरा मूसला जड़ें। ठीक है, तो यहाँ पर देखें जो 57 नंबर का जो क्वेश्चन है, आपने देखा होगा कि बांस की जो पत्तियाँ होती हैं उसमें समानांतर उसके रेशे से बने होते हैं पत्तियों में, तो ये समानांतर सिरा विन्यास होता है, कॉन्फ़िगरेशन होता है, और रेशेदार इसका जकड़ा होता है। तो इस तरीके से सी ऑप्शन इसके लिए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चुंबकों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको फाइंड करना है। क्षण चुंबक के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से आरंभ होती हैं और दक्षिण ध्रुव पर विलीन हो जाती हैं। कौन सा सही नहीं है, बी आकर्षण चुंबकत्व का एक निश्चित परीक्षण, चुंबकों के सजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो कौन सा सही नहीं है, आपको ये नॉट वाला आपको पता करना है। आकर्षण चुंबकत्व का एक निश्चित परीक्षण है, तो सी वाला सही नहीं है, तो ये सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखें यहाँ पर क्वेश्चन नेक्स्ट है, नीचे दिए गए धातुओं और धातुओं का मिलान उनके उपयोगों से कीजिए। आयोडीन जल शोधन में, तो मिलान यहाँ पर देखें करने के लिए कह रहा है, इसको मिलाने के लिए बोल रहा है, चार कौन सा ऑप्शन सही होगा मिलान। आयोडीन, मरकरी, एल्युमिनियम, क्लोरीन। तो किस तरीके से इसका जो जैसे आयोडीन है, तो आयोडीन क्या होता है कि घावों पर लगाते हैं, यानी कहीं घाव वगैरह हो जाता है। जो मरकरी है, मरकरी क्या है, ताप मापियों में यूटिलाइज। एल्युमिनियम
खाद्य पदार्थों की जो पैकेजिंग वगैरह आपने देखी, एल्युमिनियम फॉइल होती है जिससे खाद्य पदार्थ जो होते हैं पैकिंग करते हैं। जो क्लोरीन है, क्लोरीन क्या करते हैं, क्लोरीन की गोली वगैरह आती हैं, आप जल में डाल दीजिएगा क्या हो जाएगी, शुद्ध हो जाती है ना। तो इस तरीके से इसका डी वाला जो ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा, यानी ए का दूसरा, यानी आयोडीन का गाबों के साथ, मरकरी तापमापियों, एल्युमिनियम खाद्य पदार्थों के डिब्बा पैकिंग के लिए, और क्लोरीन क्या हो गया, जल शोधन में। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन है, देखिए आपके स्क्रीन पर लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कथन सत्य कथन आपको छाटिए। बेकेलाइट थर्मोप्लास्टिक जबकि मेलामाइन थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक है। मेलामाइन थर्मोस्टेटिक तथा बेकेलाइट थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक है। बेकेलाइट और मेलामाइन दोनों ही थर्मोप्लास्टिक है। बेकेलाइट और मेलामाइन दोनों ही थर्मोप्लास्टिक है। तो इस तरीके के ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखें, बेकेलाइट जो वगैरह हैं, इस तरीके के जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो बेकेलाइट और मेलामाइन दोनों ही थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक हैं। डी वाला जो ऑप्शन है ये थर्मोस्टेटिक जो प्लास्टिक हैं वो इसमें आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन देखें, इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छा गिवन है। बेकेलाइट तथा मेलामाइन दोनों ही थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक हैं, ये दोनों ही ऊष्मा एवं विद्युत के कुचालक होते हैं। जैसे ये विद्युत और ऊष्मा के दोनों क्या होंगे, कुचालक होते हैं, और जिससे कि ये अब वायरिंग बेकेलाइट का प्रयोग विद्युत तारों का कवर, स्विच इत्यादि बनाने में होता है। तो विद्युत तार होते हैं उनके ऊपर जो कवर बांधते हैं, और क्या होता है, स्विच वगैरह बनाए जाते हैं, तो ये बेकेलाइट से होता है जिससे कि करंट ना लगे। ठीक है, तो मेलामाइन ज़्यादा ताप झेलने में सक्षम होता है, अतः इसे रसोई में प्रयुक्त होने वाले बर्तन, टाइल्स आदि बनाए जाते हैं। तो मेलामाइन सबसे ज़्यादा जो है ताप को सहन कर सकता है, इस वजह से बनाए जाते हैं बर्तन वगैरह, प्रेशर कुकर वगैरह मेलामाइन। ठीक है, इसमें रसोई में प्रयुक्त होने वाले बर्तन, टाइल्स आदि बनाए जाते हैं, तो ये जो है उसमें जो लगे होते हैं, क्योंकि ये थर्मोस्टैटिक होते हैं। तो ये रहे आपके सामने ये 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो साइंस के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो